अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 4 मई 2022 को सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर डॉक्टर रजा बाकर साहब का 3 साल का टन्योर ख़त्म हो गया और हुकूमत वक्त ने ऐलान किया है कि हम उनके इस टन्योर को एक्सटेंड भी नहीं कर रहे। और आज हम थोड़ी सी बात करेंगे कि रजा बाकर साहब ने अपने 3 साल जो सेंट्रल बैंक के गवर्नर के तौर पे गुजारे, उनमें उनके इनिशिएटिव कौन से थे और क्या वो आम लोगों को बेनिफिट दे पाए या नहीं दे पाए। डॉक्टर रजा बाकर की 3 साल परफॉर्मेंस पर बात करने से पहले ये बताना भी ज़रूरी है कि डॉक्टर रजा बाकर ने ग्रेजुएशन जो है वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए से की और उसके बाद पीएचडी के लिए वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बार्कले ट्रांसफ़र हुए और उसके बाद उनका आईएमएफ में बहुत बड़ा एक करियर था और उन्होंने अफ्रीका में आईएमएफ के जो प्रोजेक्ट्स थे उनमें लीड पोजीशन में काम करते रहे और आईएमएफ से डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उनको गवर्नर स्टेट बैंक अपॉइंट किया और उन्होंने 3 साल में पाकिस्तान में फाइनेंशियल इंक्लूजन पे बहुत ज़्यादा काम किया। ख़ुसूसी तौर पर सेंट्रल बैंक की या जो आपकी जो मॉनेटरी जो ट्रांजैक्शंस हैं और मॉनेटरी आपके जो इनिशिएटिव्स होते हैं उनको उन्होंने डिजिटलाइज करने के लिए बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया। इस फाइनेंशियल इंक्लूजन में जो सबसे बड़ा उनका जो इनिशिएटिव था वो उनका रोशन डिजिटल अकाउंट था। इसके साथ उन्होंने रास्ट इंस्टेंट पेमेंट का प्रोसीजर जो है वो लॉन्च किया, उसके लिए ऐप इंट्रोड्यूस कराई जो आपकी जो रूटीन की ट्रांजैक्शन हैं उनमें बहुत ज़्यादा वो हेल्पफुल हो सकती है। इसके साथ साथ उन्होंने फ्लेक्सिबल करेंसी इंट्रोड्यूस कराई और उसके साथ साथ उनका जो एक और बहुत अच्छी चीज़ थी कि उन्होंने इंडस्ट्रियल प्रमोशन के लिए लोन की जो फैसिलिटी है उसको भी इंट्रोड्यूस कराया। सेंट्रल बैंक में उन्होंने मीडियम टर्म इन्फ्लेशन आउटलुक पर काम करने के साथ साथ इस्लामिक बॉन्ड्स को एक्सपेंड किया और इसके साथ साथ मेरा घर मेरी कार का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट पब्लिक के लिए भी इंट्रोड्यूस किया जो पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक की हिस्ट्री में उसकी जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है या उसको डिजिटलाइज करने के लिए उनका जो रोल है वो याद रखा जाएगा पाकिस्तान की तारीख में। लेकिन इसके साथ साथ ये भी बताना ज़रूरी है कि सेंट्रल बैंक का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है प्राइस स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। लेकिन पाकिस्तान में इनके 3 साल टर्न्योर में कभी भी प्राइसेस स्टेबल नहीं रही। ख़ुसूसी तौर पर अगर हम फूड इन्फ्लेशन की बात करें तो वो पिछले 3 साल में वो मुसलसल डबल डिजिट में रहा है जिससे हम आम बंदे की मुश्किलात का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इसके साथ साथ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात अगर की जाए तो उसमें जो लीड फैक्टर है दैट इज़ एक्सचेंज रेट और पाकिस्तान में एक्सचेंज रेट बहुत हाई हो गया, मतलब पाकिस्तानी करेंसी की वैल्यू हर अगले दिन कम होती जा रही है और जो ही आपकी करेंसी डीवैल्यू होती है तो उससे आपका जो डेट है उसका बर्डन भी बढ़ जाता है, आपका जो ट्रेड है वो भी डिस्टर्ब होता है। तो ये चीज़ें जो है इनको अगर हम डिस्कस करें तो उसके साथ साथ अगर सेंट्रल बैंक प्राइवेट सेक्टर को क्रेडिट की फैसिलिटी देता है तो वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके भी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को इंश्योर कर सकते हैं। लेकिन हमारा प्राइवेट सेक्टर का क्रेडिट का पोर्शन भी बहुत कम है। इसके साथ साथ जो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी या सप्लाई ऑफ मनी का जो मेजर पोर्शन है वो गवर्नमेंट उनसे ले लेती है जिसकी वजह से वो इकोनॉमी में रियल टर्म में कंट्रीब्यूट भी नहीं कर सकती। और इसके साथ साथ एक और चीज़ होती है कि सेंट्रल बैंक बाय लॉ एक इंडिपेंडेंट अदारा होता है जो कंट्री में प्राइस स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए काम करता है। लेकिन गरीब ममालिक में जो पॉलिटिकल डिसीजन है वो इकोनॉमिक डिसीजन पर ओवरवेट कर जाते हैं। इसलिए अगर कोई हाईली क्वालिफाइड बंदा भी सेंट्रल बैंक में आता है तो जब तक उसको इंडिपेंडेंस नहीं मिलेगी शायद वो पब्लिक को उसके रियल टर्म में वो डिलीवर करने में नाकाम हो जाए।